मैं अमृतलाल पुरोहित देवनगरी टाकरिया सिरोही जिला सिरोही राजस्थान से बोल रहा हूँ। मैं नरेंद्र मोदी जी को यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत आभार बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन्होंने पिछले 10 साल में जो भारत का विकास विभिन्न क्षेत्रों में किया है वो अनुकरणीय है, बहुत अच्छा है। और उसी विकास के आधार पर, उनकी नीतियों के आधार पर, उन कार्य के आधार पर आज लोग बिल्कुल इस बात पर प्रभावित है कि आने वाले 2024 का जो चुनाव आ रहा है उस चुनाव में प्रचंड बहुमत मिलेगा। मैं रोज़ अपने स्तर पर हर राज्य के बारे में अपनी गणना करता हूँ, अपने विचार सोचता हूँ। तो मुझे निश्चित रूप से ये है कि यदि दक्षिणी भारत से अपन को 60 या 65 सीटें प्राप्त हो जाए तो मोदी जी को 400 प्लस सीटें प्राप्त होगी। मोदी जी ने शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में, विदेशी नीति के क्षेत्र में, डिफेंस के क्षेत्र में, उसके बाद में गरीबों के क्षेत्र में, विभिन्न प्रकार की योजनाओं के क्षेत्र में, उनके खाते में डायरेक्ट पैसा ट्रांसफर होने के क्षेत्र में, सब्सिडी के क्षेत्र में, किसानों के क्षेत्र संबंध में उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया है। आज भारत की तस्वीर दिख रही है। आज भारत विश्व में अपना डंका बजा रहा है। हर व्यक्ति, चाहे यूएनओ हो, चाहे ब्रिक्स हो, चाहे किसी भी प्रकार की कोई विश्व स्तरीय पर सभा हो, उसमें भारत को इज्जत दी जाती है, भारत के विचार सुने जाते हैं, मोदी जी को आदर सम्मान दिया जाता है। मोदी जी आज विश्व विख्यात नेता है। मेरी आत्मा बहुत खुश है, परंतु मैं ये चाहता हूँ कि आपकी सरकार निश्चित रूप से है, क्योंकि कोई पब्लिक ऐसे ही किसी को वोट नहीं देती, ऐसे ही उसको 50% ऊपर मतदान में वोट प्रतिशत प्राप्त नहीं होता है। उनके कार्य पर होता है, उनके विचारों पर होता है, जनता के प्रति जो उनका जो समर्पण है उस आधार पर सारे होता है। निश्चित रूप से आपकी सरकार आएगी, प्रचंड बहुमत से आएगी। राज्यसभा लोकसभा में भी प्रचंड आपका बहुमत होगा। इसलिए मेरी ये इच्छा है कि आने वाले चुनाव जीत के पश्चात आपको निश्चित रूप से अपने मैनिफेस्टो में विचार रखें, या मैनिफेस्टो के अलावा भी आप ऐसे कार्य करें जो निश्चित रूप से जनता के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, देश के विकास के लिए, देश को विकसित बनाने के लिए, देश को मजबूत करने के लिए निश्चित रूप से ज़रूरी है। कुछ बुराइयां भी हैं जिसको भी निकालना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि शिक्षा के क्षेत्र में आपके स्तर पर बहुत अच्छा कार्य किया जा रहा है। बहुत इस यूनिवर्सिटी भी बनाई जा रही है, आईआईटी भी बनाई जा रही है, उसके बाद में आपके एम्स भी बनाए जा रहे हैं, सारी चीज़ें हैं। परंतु मैं ये कहता हूँ कि एक एक बात है, चीज़ को बनाना और चीज़ को नियमित रूप से विकसित ढंग से उसको चलाना और उसका पूरा लाभ जनता को मिल रहा है। परंतु हमें इसको भी विदेशों की नीतियों के आधार पर सोच करके, विभिन्न देशों की नीतियों के आधार पर सोच करके हमको इस प्रकार का एक इस प्रकार की कमेटी गठित करनी चाहिए जो निश्चित रूप से जो शिक्षा के क्षेत्र में नीतियाँ बनाई जाती है वो निश्चित रूप से लागू हो और वो जनता तक पहुँचे। स्कूलों में अध्यापकों द्वारा पूरा समय दिया जाए, उनको पढ़ाया जाए, ताकि लोग जो लंबी फीस दे करके जो प्राइवेट स्कूलों में जाते हैं उस पर नियंत्रण लगे, लोग सरकारी स्कूलों से प्रभावित हो। इसलिए शिक्षा नीति को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए विचार निश्चित रूप से आगे करना चाहिए। शिक्षा के संबंध में जो वित्तीय जो कोष निश्चित किया जाता है उस पर भी वृद्धि करनी चाहिए। दूसरा, स्वास्थ्य। प्रधानमंत्री मोदी जी का एक ही विचार है कि कोई भी व्यक्ति बीमारी से उसको ये अनुभव नहीं हो कि मेरे पास पैसा नहीं है, मेरी बीमारी कैसे ठीक होगी, मैं कैसे स्वस्थ रहूँगा। उसके बारे में मोदी ने आयुष्मान स्कीम निकाली है, राज्य स्तर पर भी कई स्कीमें निकली है। सारी चीज़ें अच्छी है, बढ़िया अच्छी है, मुफ्त में दवाइयाँ भी मिल रही है, उस स्कीम का लोग जाकर के लाभ भी उठाते हैं। परंतु जो प्राइवेट में जो डॉक्टरों द्वारा इलाज किया जाता है, जो पैसा खर्च करके प्राइवेट इलाज कराता है, उनको अधिक महत्व दिया जाता है, उनका अधिक तत्परता से कार्य किया जाता है, उनको अधिक संतुष्टिपूर्ण कार्य किया जाता है। जबकि उसकी तुलना में, ये मेरे विचार है, मैं जैसा सोचता हूँ वैसा कह रहा हूँ, हो सकता है मैं उसमें कुछ गलत भी हूँ, परंतु वो उनको सुविधाएं, उनको थोड़ा उस दृष्टि से देखा जाता है कि हमको सरकार में कार्य ऑपरेशन करने के लिए दवाइयों का पैसा, जो शिक्षा स्वाद दी जाती है उसमें हमको उस प्रकार का लाभ नहीं मिलता है। तो इस पर भी एक कमेटी गठित होनी चाहिए और निश्चित रूप से उस पर ध्यान देना चाहिए कि जो हमारी योजना है उसका पूरा लाभ प्रत्येक व्यक्ति को मिल रहा है, सही तरीके से मिल रहा है। किसी भी प्रकार का कोई प्राइवेट या सरकारी योजना में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, चिकित्सा में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। तीसरी बात यह है कि आपने जो CAA और NRC जो बनाया है बहुत अच्छा है, उसको निश्चित रूप से आप लागू करिए।
सख्ती से लागू करिए। ये देश के लिए बहुत ज़रूरी है। ये होने से जो घुसपैठियों पर लगाम लगेगी, आतंकवादियों पर और लगाम लगेगी और भारत का प्रत्येक व्यक्ति को एक उसका आईडी मिलेगा, एक उसका सम्मानजनक कोड नंबर मिलेगा। वो ये कह सकता है मैं हिंदुस्तानी हूँ, मेरा ये आईडी है। तो निश्चित रूप से आप कर रहे हो, करना चाहिए, उसको सख्ती से लागू करना चाहिए। कुछ 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 राज्य है, कुछ लोग हैं, कुछ इस प्रकार की विचारधारा है जो इसका विरोध कर रही है। इसका विरोध पहले भी बहुत हुआ, तो इसको निश्चित रूप से लागू करना चाहिए। अब कृषि के क्षेत्र में देखिए, अपने देश में यदि कृषि बहुत, जब से आप 10 साल से कार्य कर रहे हैं, कृषि के क्षेत्र में बहुत अच्छा विकास हुआ है। किसानों को जो खाद पर आप सब्सिडी दे रहे हो, खाद उनको सरलता से उपलब्ध हो रही है, सारी चीज़ें बहुत अच्छी है। परंतु आपने जो किसानों के विकास के लिए जो आप बिल लाए थे, जो आपने योजना बनाई थी, जो कुछ लोगों ने साजिश करके और आंदोलन करके उसको लागू होने नहीं दिया, मैं ये कहता हूँ कि अगली बार आपकी सरकार इसको निश्चित रूप से ऐसी योजना लागू करे। बहुत अच्छी योजना थी। किसान अपना प्रोडक्ट कहीं भी बेच सकता है, एक्सपोर्ट कर सकता है, उससे उसको अच्छा मूल्य मिलेगा। उससे ये जो दलालों के चंगुल में किसान फंस जाते हैं, वो फंसने से मुक्त होगा। इतना बढ़िया अध्यादेश था, मैंने उसका एक एक शब्द का अध्ययन किया। ऐसा अध्यादेश किसानों को जीवन में प्राप्त नहीं हो सकता है। आप पुनः इस प्रकार का करिए, उसको लागू करिए। दूसरी बात, तीसरा ये है कि जनसंख्या पर आप बिल लाइए, क्योंकि जनसंख्या बहुत बढ़ रही है। अब अपन किसी की ज़मीन तो छीन नहीं रहे। भारत का ये उद्देश्य नहीं कि किसी भी देश के किसी भी बॉर्डर पर अपन इंक्रोचमेंट करें, ज़मीन ले। ये जो ज़मीन है, देखिए आज अपन चाइना के बराबर अपनी ज़मीन हो गई है, मतलब पॉपुलेशन हो गई है। आगे हम चाइना से भी आगे जा सकते हैं। एक उत्पादन का भी एक निश्चित क्राइटेरिया है। तो जनसंख्या पर रोक लगाना बहुत ज़रूरी है, उसके लिए बिल लाना बहुत ज़रूरी है। आपके अगले कार्यकाल में जनसंख्या पर बिल निश्चित रूप से अब लाना होगा, ताकि विकास को गति मिल सके। दूसरा ये है कि जो नाजायज प्रॉपर्टी है, कुछ लोग हैं वो अपनी ज़मीन को घेरे हुए हैं, सैकड़ों बीघा ज़मीन है और सैकड़ों उनके नाम से प्लॉट है, बेनामी संपत्ति है, जो भारत की अर्थव्यवस्था को दबाए रखी है। गरीब लोगों को अब मकान सही रेट में नहीं मिलते। आपकी योजना गरीबों के लिए वो तो एक अपनी जगह अलग है, परंतु बाजार में ये जो बेनामी प्रॉपर्टी है, ये भारत के विकास में अवरुद्ध है। इस पर भी सख्ती से नियम लागू करना चाहिए। दूसरी बात ये है कि आजकल जो फर्टाइल ज़मीन है, जो उत्पादन के लिए बहुत अच्छी ज़मीन है, जो अच्छा खाद्यान्न पैदा करती है, गुणवत्ता वाला खाद्यान्न पैदा करती है, वो सारी जब धीरे धीरे ज़मीन आवासीय में कन्वर्ट हो रही है। लोगों को अच्छा पैसा मिल रहा है, करोड़ों रुपया मिल रहा है, वो अपने कुएं है वो आवासीय ज़मीनें बेच देते हैं। यदि ये आवासीय में कन्वर्ट हो जाएगी तो उत्पादन कहाँ से होगा? क्यों हमारे पास ज़मीन, कृषि कार्य के लिए ज़मीन कहाँ से रहेगी? इसलिए वो ज़मीन जो रेतीली है, जहाँ पर छोटे छोटे पहाड़ है, जिनको समतल करके हम ज़मीन को रेजिडेंशियल आवासीय रूप में बदल सकते हैं। सरकार उसमें चाहे सड़क वहाँ तक लाए, सुविधा दे, सब्सिडी दे, कोई भी योजना बढ़ाए, परंतु उत्पादन वाली ज़मीन, फर्टाइल ज़मीन को किसी भी हालत में आवासीय में कन्वर्ट नहीं होना चाहिए। ये बहुत ही गलत हो रहा है, बहुत ही मतलब ये एक तरह से आने वाले भविष्य के लिए अच्छा नहीं है। उसके बाद डिफेंस, आज हमारा भारत है वो बहुत शक्तिशाली है, यहाँ की सेनाएं बहुत शक्तिशाली है, यहाँ के अब सारी चीज़ें शक्तिशाली है। परंतु सबसे बड़ी बात है कि आप जो प्रोग्रेस आपने की है, टैंक बनाए हैं, फाइटर प्लेन बनाए हैं, अब अपन ने जो थल सेना में जो विकास किया है, जल सेना में जो विकास किया, इसको और अधिक विकास करना है। हमारा जो विजन है वो चाइना को लेकर के होना चाहिए। आज चाइना की जो सेना की जो ताकत है, उससे भी हमको अधिक ताकत बनानी है। हमको धीरे धीरे, आज हम चौथे या पाँचवें नंबर पर है, हमको दूसरे नंबर पर आना है, ताकि हमको कोई गलत नज़र से नहीं देख सके, हमारी सेनाएं मजबूत हो। आपने जो अग्निवीरों का जो विचार रखा है, बहुत अच्छा विचार है, बहुत बढ़िया विचार है। जवानों को अपनी सेना में कार्य करने का मौका मिलता है। दूसरा एक ये मेरा सुझाव है कि वो देश सबसे आगे होता है जो MSME यानी छोटे छोटे उद्योग, जो घरेलू उद्योग है, जैसे कोई इंडस्ट्री का प्रोडक्ट कोई बन रहा है, जो जैसे हार्डवेयर का एक पार्क है, सॉफ्टवेयर का एक पार्क है, स्टील का है, प्लास्टिक का है, खिलौने का है, दवाइयों का है, इस प्रकार के सैकड़ों। तो हर 2 जिलों के बीच में, हर राज्य में हर 2 जिलों के बीच में
हर एक जिले की आबादी को, जिले के आकार को देख करके हमको ये जो छोटे छोटे उद्योग है उनको डेवलप करना चाहिए। यदि हम छोटे उद्योग हर जिले, 2 जिले के बीच में हम एक पार्क टाइप से बना देंगे कि कहीं कहीं उसका उत्पादन हो रहा है, कहीं उसकी फिटिंग हो रही है, कहीं उसकी सफाई हो रही है, कहीं उसका उसको अलग रूप दिया जा रहा है, तकनीकी रूप से अलग अलग पार्क बनाए जाए, पूरे देश में 2 जिलों के बीच में एक जिले में इस प्रकार का किया जाए तो कोई आईआईटी वाला नहीं रहेगा, कोई पॉलिटेक्निक वाला नहीं रहेगा, हमारी बेरोजगारी खत्म हो जाएगी। जो आज गवर्नमेंट के ऊपर ये प्रेशर पड़ता है कि सरकारी नौकरी दी जाए, ये संभव नहीं है कि हर व्यक्ति को सरकारी नौकरी दी जाए। इस प्रकार के उद्योग, उसके लिए आपने जो कौशल योजना चलाई है ये बहुत अच्छी है, इसको प्रभावी ढंग से लागू किया जाए। इसमें ऐसा ना हो कि वो कुछ अच्छी शिक्षा न दे, कौशल कार्य की शिक्षा न दे और वैसे ही सरकार से पैसे के इस पर पूरा ध्यान देना चाहिए, कमेटी बनानी चाहिए, सारी चीज़ें उसमें देखनी चाहिए। मैं निश्चित रूप से कहता हूँ यदि घरेलू छोटे छोटे उद्योगों को डेवलप किया जाए, आने वाले 10 साल में इंडिया में बेरोजगारी बिल्कुल नहीं रहेगी। लोग ढूंढेंगे कि हमको इलेक्ट्रिशियन नहीं मिलता है, हमको फिटर नहीं मिलता, हमको मैकेनिकल नहीं मिलता, हमको रेलवे में काम करने के लिए नहीं मिलता है, और सरकारी नौकरी पर लोग निर्भर होना बंद हो जाएंगे। महिलाओं को भी कार्य मिलेगा, युवाओं को भी कार्य मिलेगा, और जो अर्ध बुजुर्ग हैं जिनकी आयु 45-50 वर्ष है उनको भी कार्य मिलेगा। निश्चित रूप से आपका इस पर मनन है, आप कर रहे हो। तीसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर। भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत तीव्र गति से विकास हो रहा है और किसी भी देश के विकास में इंफ्रास्ट्रक्चर महत्वपूर्ण होता है। आज हमारी सड़कें हैं, जो हमारी सर्किल सड़कें हैं, जो आज दिल्ली से आप बॉम्बे जाइए, दिल्ली से बेंगलोर जाइए, दिल्ली से मद्रास जाइए, दिल्ली से आप जयपुर जाइए, आप कहीं पर भी जाइए, सड़कें बहुत अच्छी है। फिर भी हमको जिला स्तर पर भी अच्छी सड़कें बनानी है ताकि लोगों को ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा जल्द से जल्द रहे। जब मेरे विचार से जो मालगाड़ी का कॉरिडोर है वो अलग बनना चाहिए ताकि रेल तीव्रता गति से जाए, उनको जाने में किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं हो, ज़्यादा से ज़्यादा वो चक्कर लगाए, ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू। हमारे रेलवे में इतनी ताकत है कि वो 90,000 करोड़ प्रॉफिट नहीं, वो 5 लाख करोड़ प्रॉफिट कमा सकते हैं वो मालगाड़ी के क्षेत्र के अंतर्गत, परंतु उसके लिए भी किया जाए। आज आपका ये विचार है कि हमारी जो भारत की अर्थव्यवस्था है वो हमारी भारत की अर्थव्यवस्था 2027 तक तीसरे नंबर आएगी। मेरी तो दिल की इच्छा है कि 2025 में भारत की अर्थव्यवस्था तीसरे नंबर पर आ जाए और 2030, 35, 37 में हम विकसित राष्ट्र हो जाए। देखिए, हमारे यहाँ लोगों को काम करने की इच्छा है, हमारे पास युवा शक्ति है, हमारे पास शरीर में ताकत है, हमारे पास विजन है, हमारे पास लोगों को कमाने की लालसा है, लोगों को विकास करने की लालसा है, हमारे पास शिक्षक है, हमारे पास डॉक्टर है, हमारे पास वैज्ञानिक है, हमारे पास IITN है, हमारे पास हर तरह की हमारे पास उपलब्धता है। केवल आप जैसे तो इस तरीके से विकास करने से देश की GDP बढ़ेगी। आज हमारी GDP 6.5, 7.5 है, 7.25 है। मैं चाहता हूँ ये GDP 9% हो, 9% से हो, हमारा विकास हो, हर क्षेत्र में विकास हो, हमारी नदियाँ सुधरे। अच्छा, अब मेरी एक इच्छा ये है कि गंगा है, गंगा का इतना पानी, सैकड़ों लीटर, करोड़ों लीटर, अरबों लीटर पानी जाकर के गंगा जी में मिल जाता है। इस प्रकार की कई नदियां हैं, नदियों से नदियों को जोड़ा जाए, नदियों से ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था की जाए, सस्ती ढुलाई होगी और लोग उसका पूर्ण रूप से उपयोग करेंगे। मैं तो कह रहा हूँ कि गंगा नदी का पानी पूरे भारत में पीने के लिए भी उपलब्ध होना चाहिए और पीने के अलावा कृषि कार्य के लिए भी उपलब्ध होना चाहिए। कितना मीठा पानी है, गुणवत्ता की फसल होगी, बढ़िया होगी, लोग पिएंगे, स्वस्थ रहेंगे। तो इस प्रकार की योजना होनी चाहिए कि केवल यूपी में ही गंगा के पानी का उपयोग नहीं हो, पूरे राजस्थान में भी उपयोग होना चाहिए, पंजाब में भी उपयोग होना चाहिए, हरियाणा में भी उपयोग होना चाहिए, मध्य प्रदेश में भी उपयोग होना चाहिए। उसके अलावा और नदियां हैं उनका भी उपयोग होना चाहिए। नदी से नदी जोड़ करके ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था होनी चाहिए ताकि जब जितना ट्रांसपोर्टेशन अच्छा होगा, जितना इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा, उतना ही देश का विकास होगा। अब सबसे बड़ी अपने यहाँ प्रॉब्लम है आतंकवाद की। जगह जगह पर आतंकवाद होता है, हजारों करोड़ों अरबों रुपए की संपत्ति नष्ट हो जाती है। आतंकवाद के लिए भी ऐसा बिल लाना चाहिए ताकि लोगों की रूह कांप जाए और राज्य पर भी इस प्रकार का नियंत्रण रहना चाहिए कि आतंकवाद बहुत बड़ी समस्या है। वैसे आपने आतंकवाद पर बहुत नियंत्रण किया है। आज कश्मीर की हाल देखिए, जो कश्मीर आतंकवादी कश्मीर कहलाता था, 10 साल में वो स्वर्ग कश्मीर हो गया। फिर भी जो घटनाएं होती है, निर्दोष लोग मारे जाते हैं, अलग अलग राज्यों में होती है। कहीं उत्तर प्रदेश में योगी जी के राज में आतंकवाद में निश्चित रूप से है, कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए।
इस प्रकार से ये दूसरा की नीति बननी चाहिए ताकि बड़ा राज्य तो इस प्रकार का छोटा राज्य होना चाहिए। इस बात की बिल्कुल नहीं डरना चाहिए कि जो राज्य आतंकवाद को प्रोत्साहित करता है उसके लिए बिल लाइए, उसके लिए अच्छा से अच्छा करिए। आतंकवाद यदि नष्ट होगा, आतंकवाद पर नियंत्रण होगा, देश का जल्द से जल्द विकास होगा। वैसे बहुत आतंकवाद पर नियंत्रण है, अच्छा कार्य हो रहा है, इसमें कोई सोचने की बात ही नहीं है। अंतरिक्ष में भी अपना बड़ा कार्य होगा, उसमें भी और ज़्यादा अच्छा कार्य करना चाहिए। आप बढ़िया कर रहे हो, इसलिए मेरा है कि मेरे ये सुझाव नहीं है, मेरे ये विचार है, मेरी आत्मा की ये आवाज़ है। मोदी जी तो कर रहे हैं, अब मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री जी को मैं क्या कह सकता हूँ, कुछ नहीं कह सकता हूँ। वो तो बिल्कुल देश की जनता के दिल में घुसे हुए। आज की देखिए स्पष्ट है, आज जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो मध्यम वर्ग के लोग हैं, जो हमारे देश के लोग हैं, वो विकास चाहते हैं। वो अपनी पर कैपिटा इनकम को बढ़ा हुआ देखना चाहते हैं। उनको जल स्वच्छ मिले, उनको शिक्षा मिले, उनको स्वास्थ्य अच्छा मिले, उनको व्यापार मिले। वो और जब हमारा देश का विकास होगा, लोगों को ऋण मिलेगा, लोगों का विकास होगा, लोग छोटे मोटे इंडस्ट्रीज लगाएंगे, हर जिले में छोटे लघु उद्योग होंगे, तो विकास होगा। यही मेरा सुझाव है। और सुझाव मेरे दिल में आएंगे और मेरे विचार में आएंगे और मैं सोचूंगा, निश्चित रूप से मैं विचार देता रहूँगा। इसे आप अन्यथा न लें, ये मेरी आवाज़ है। और आप बहुत आपकी आयु, आपको भगवान खूब स्वस्थ रखे, लंबी आयु दे, देश का कार्य इसी तरह से करते रहे, आपका कैबिनेट इसी तरह से करता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे विचार आपके सामने रखा हुआ, अन्यथा न लें। जय भारत माता की जय हो। धन्यवाद।